देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ के कुएं में गिर गया हूँ। मेरा पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। मैं उसके साथ 10 साल से ज्यादा वक्त से था, लेकिन मैंने उसे कभी इतना क्रेजी होते हुए नहीं देखा था। मैं उस बोतल को उठाए हुए बार बार कंफर्म किए जा रहा था, लेकिन फोन पर स्कैन होने वाला रिजल्ट उतना ही ठंडा और बेशरम था। उसकी प्राइस बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। बोतल पहले ही ओपन हो चुकी थी और उसे यूज भी किया गया था। उसमें अभी भी हल्की सी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैं और जियांग एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा वक्त से प्यार करते हैं। हमारी शादी को भी 7 साल हो चुके थे। भले ही हमारे कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन हमारे बीच कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उसने सच में एक वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। मैंने अपना बिजनेस 10 साल पहले स्टार्ट किया था। कुछ लोगों के एक छोटे से ऑफिस से लेकर आज हजारों से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली कंपनी तक पहुंच गया है मेरा बिजनेस। और इस सफर में वो हमेशा मेरे खाने पीने से लेकर मेरी डेली लाइफ तक हर चीजों का ध्यान रखती थी। सबकी नजर में वह एक परफेक्ट वाइफ और एक सीईओ की आइडल वाइफ थी। लेकिन इतनी साफ सच्चाई के सामने मुझे यह मानना ही पड़ा, जियांग जिंगयू ने मुझे चीट किया था। मैं उसके साथ 10 साल से ज्यादा रहा था, लेकिन मैंने उसका यह रूप कभी नहीं देखा था। जब वह नहाने गई थी तो मैंने कांपते हुए उसके बैग खोला। अंदर कुछ पर्सनल चीजें और उसका फोन था। मैंने फोन उठाया और आदत के हिसाब से पासवर्ड में अपनी बर्थ डेट डाली। मुझे उम्मीद नहीं था कि फोन तुरंत अनलॉक हो जाएगा। मैंने शक के साथ वी चैट ओपन किया। सबसे ऊपर पिन कांटेक्ट में उसने नाम सेव किया था, हस्बैंड। मैंने नीचे स्क्रॉल कंटिन्यू किया। सारी चैट बस नॉर्मल फ्रेंड्स वाली बातें थी। बस उसके पेरेंट्स को भेजे गए कुछ ट्रांसफर थे, कभी 5,000 कभी 10,000 और सबसे बड़ा अमाउंट था 1 लाख। अगर पहले होता तो मैं इन सब पर ध्यान भी नहीं देता। आखिर वह मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट थी। ये पैसे मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब मुझे ज्यादा केयरफुल होना था। मैंने सारी ट्रांसफर हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या मैं गलत सोच रहा था? मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। जियांग जिंगयू का फोन बहुत ही नॉर्मल था। मुझे कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिली और ना ही कुछ गलत। रुको, कुछ तो गलत है। उस स्पॉन्सर्ड कॉलेज स्टूडेंट का नाम कहाँ है? मुझे तुरंत वह स्टूडेंट याद आया जिसे हम सपोर्ट कर रहे थे, झाओ जियांग यांग। 3 साल पहले ही जियांग जिंगयू ने उसे रिकमेंड किया था। उसकी फैमिली कंडीशन खराब थी और वो पढ़ाई में काफी हार्ड वर्किंग था। इसलिए जियांग जिंगयू ने सजेस्ट किया था कि हमें उसे पर्सनली 1-on-1 स्पॉन्सर करना चाहिए। उस वक्त मैंने एग्री कर दिया था। मुझे उसमें कोई भी शक नहीं लगा। हर महीने मैं जियांग जिंगयू को एक फिक्स अमाउंट देता था और ये सब हैंडल करने देता था। लेकिन उसके रिकॉर्ड में झाओ जियांग यांग का नाम ही नहीं था। ये क्लियरली कोई भी नॉर्मल बात नहीं थी। तभी मुझे 3 महीने पहले की बात याद आई। जियांग जिंगयू ने सजेस्ट किया था कि हमें झाओ जियांग यांग को अपने घर पे रहने के लिए बुला लेना चाहिए। रीजन ये था कि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, जॉब नहीं मिली थी और रेंट देने के पैसे नहीं थे। उस वक्त मैंने बिना सोचे हाँ कर दिया, क्योंकि झाओ अक्सर हमारे विला में सफाई करने, खाना बनाने और हर तरह की हेल्प करने में मदद करता था। लेकिन अब सोचता हूँ शायद यह सब पहले से प्लान किया गया था। मैंने ठंडी हंसी हंसी। आखिर में बैग के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के अंदर मुझे एक ऐसा फोन मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी बर्थ डेट डाली, अनलॉक नहीं हुआ। मैंने जियांग जिंगयू का बर्थ डेट डाली, फिर भी अनलॉक नहीं हुआ। आखिर में मैंने झाओ का बर्थ डेट डाला और सच में फोन अनलॉक हो गया। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। फिर भी मैंने वी चैट ओपन किया। उस वी चैट में सिर्फ एक ही इंसान था। कॉन्टेक्ट का नाम सेव किया गया था, माई लवली बेबी। अंदर की चैट हिस्ट्री देखकर मुझे लगा जैसे मैं बर्फ में जम गया हूँ। उन रोमांटिक और सेमफुल मैसेज को देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। क्या ये सच में वही औरत थी जो 10 साल से मेरे साथ थी? क्या ये वर्ड सच में एक अच्छी वाइफ के मुंह से निकल रहे थे? मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। वो हर दिन मेरे लिए टाइम पर खाना बनाती थी, यहाँ तक कि मेरे अंडरवियर और सॉक्स भी अपने हाथों से धोती थी। वह कहती थी वॉशिंग मशीन प्रॉपर्ली कोई भी चीज को क्लीन नहीं करती है और ना ही बैक्टीरिया को मारती है। मेरे सब दोस्त कहते थे जियांग जिंगयू उनकी लाइफ में देखी हुई सबसे अच्छी औरत है, एक परफेक्ट वाइफ। लेकिन रियलिटी ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। यह औरत सिर्फ अच्छी वाइफ नहीं थी, बल्कि अंदर से पूरी तरह गलत निकली। मेरे पेट में अजीब सा होने लगा। मैं डस्टबिन के पास गया और जोर से उल्टी करने लगा। वीचेट का लास्ट मैसेज था, क्वैंग आज रात जल्दी घर आ जाना। उस चुभने वाली लाइन को देखकर मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। जियांग जिंगयू, गेम अब शुरू होता है। अगर तुम्हें ऐसा ड्रामा करना पसंद है तो मैं भी तुम्हारे साथ एंड तक खेलूंगा। सारी चैट हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने उसके बैग में रखी बोतल के अंदर की चीज को सुपर ग्लू 502 से रिप्लेस कर दिया। जो ग्लू मैंने यूज किया था वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। स्किन तो छोड़ो, अगर तुम्हें उससे दरवाजा भी चिपकाना है तो वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। कुछ भी उससे कभी भी नहीं हट पाएगा। जब तुम लोगों को इतना ही एक्साइटमेंट पसंद है तो मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। सब कुछ करने के बाद मैंने फोन वापस उसी सीक्रेट कंपार्टमेंट में रख दिया। बैग की हर चीज भी बिल्कुल पहले जैसे सेट कर दी। तभी जियांग जिंगयू का डोर का हैंडल घूमने की आवाज आई। उसके बाल अभी भी गीले थे और पीछे लूजली बंधे हुए थे। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन फिर भी परफ्यूम लगाया था। यह पक्का मेरे लिए नहीं था। उसने मुझे नीचे सर करके बुक पढ़ते हुए देखा। जब उसे मेरा एक्सप्रेशन में कुछ भी अजीब नहीं दिखा तब उसने हल्की
सी राहत की सांस ली। उसने कहा, हस्बैंड अब बुक मत पढ़ो, जल्दी रेस्ट कर लो। मैंने सर हिला दिया। अब उसके साथ हर एक कन्वर्सेशन मुझे अंदर से डिस्गस्टिंग फील करा रहा था। मैंने तुम्हारे लिए कामिंग टी बना दिया है, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। यह कहकर वो एक हल्का गोल्डन कलर की चाय लेकर आई। उसके ऊपर कुछ रोज पेटल तैर रहा था। तो बात यही थी, मुझे सब कुछ तुरंत समझ आ गया। हर रात सोने से पहले जियांग जिंगू मेरे लिए एक कप कामिंग टी बनाती थी। इतने सालों तक मैं बस यही सोच रहा था कि यह मेरी नींद नेचुरली बहुत अच्छी है। एक ही नींद में सुबह हो जाती थी। बस कभी कभी सुबह उठने के बाद हल्का सा हेडेक होता था। पता चलता है कि वह उसमें स्लीपिंग पिल्स मिला रही थी। हस्बैंड गुड बाय, इसे पूरा पी लो फिर सो जाना। वो मुझे घूर कर देख रही थी, जैसे कंफर्म करना चाहती हो मैं सब कुछ पी लिया या नहीं। फनी बात ये थी कि पहले मैं इसे उसकी केयर समझता था। कितना आयरॉनिक है ना। मुझे थोड़े फ्रूट्स खाने हैं, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकती हो। मैं बस एक रैंडम एक्सक्यूज बनाया और उसे वहां से भेज दिया। फिर मैंने वह चाय खिड़की से बाहर फेंक दी। जब वो वापस आई तब वो जो कप था वो पूरी तरह से खाली था। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक्साइटमेंट दिखी। उसके बाद वो मेरे लिए ग्रेप्स को छील रही थी और एक एक करके प्लेट में दे रही थी। हस्बैंड मैं अपने बाल ड्राई करने जा रही हूँ, तुम जल्दी से रेस्ट कर लो। मैंने नींद आने का नाटक किया और सिर को हिला दिया। फिर लाइट बंद कर दी गई। लगभग 5 मिनट बाद जियांग जिंगू धीरे धीरे रूम के अंदर आई। मैंने गहरी नींद में होने का नाटक किया और बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने मेरे फेस पर हाथ मारा। हस्बैंड हस्बैंड मैंने हल्की सी कराहते हुए आवाज निकाली, जैसे मैं सच में गहरी नींद में था। जब उसने देखा कि मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं है तो वो अंधेरे में वो जैसे सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिला रही हो। फिर वह रूम से बाहर चली गई और साथ में अपना बैग भी ले गई। अगली सुबह मैंने जल्द ही प्राइवेट डिटेक्टिव और लॉयर से कांटेक्ट किया। एक तरफ दोनों की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए और दूसरी तरफ लॉयर को डिवोर्स केस के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा। मैंने मैनेजमेंट को भी बुलाया और घर के हर रूम में हिडन कैमरा इंस्टॉल करवा दिए। साथ ही जियांग जिंगू और झाओ के सारे बैंक कार्ड को फ्रीज कर दिए। मैं चाहता था कि उनके पास सर्जरी के पैसे तक न बचे। और सच में अगले दिन ही जियांग जिंगू का फोन आ गया। हस्बैंड मेरा कार्ड ब्लॉक क्यों हो गया। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ दिन में वापस ओपन हो जाएगा। क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है क्या। जियांग जिंगू ने धीरी आवाज में कहा, बस कल रात में झाओ को लेने गई थी तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। मैंने टेंशन लेने का नाटक किया। कंडीशन कैसी है, कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं तुम दोनों को देखने आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे जाना नहीं था उनकी अभी की हालत को देखने के लिए। मेरे आने की बात सुनते ही जियांग जिंगू ने जल्दी से कहा, हस्बैंड कोई भी बात नहीं है, बस हल्का सा स्क्रैच आया हुआ है, कुछ दिन नर्स केयर कर लेगी तो ठीक हो जाएगा। तुम कंपनी के काम में बिजी हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियांग जिंगू और झाओ ने उसी शाम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, लेकिन उनकी इंजरीज अभी भी प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हुई थी। उनके चलने का तरीका बहुत अजीब लग रहा था। जियांग जिंगू कमर झुका कर चल रही थी और झाओ अपने दोनों पैर चिपका कर चल रहा था। दोनों के चेहरे कागज की तरह सफेद पड़े हुए थे। हाथों में छोटे बड़े मेडिसिन के बैग भरे हुए थे। लग रहा था मेडिसिन खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज किया था। मैं तो उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। मुझे देखते ही दोनों ने जबरदस्ती की एक स्माइल दी, लेकिन दर्द की वजह से दोनों हर बार गहरी सांस ले रहे थे। क्या हुआ, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने केयर करने का नाटक करते हुए पूछा। नहीं नहीं कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जियांग जिंगू ने सफेद चेहरे से यह कहा, अगर कुछ नहीं है तो जाओ डिनर बना दो। मैं उठकर लिविंग रूम से चला गया। जियांग जिंगू और झाओ ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और डिससेटिस्फेक्शन साफ दिख रहा था, लेकिन दोनों बस चुपचाप किचन में चले गए, क्योंकि जियांग जिंगू हमेशा घर संभालती थी और झाओ कभी कभी हेल्प करता था। इसलिए हमारे घर में कभी सर्वेंट नहीं रखे गए। वैसे मेरा उनका बनाया गया हुआ खाना खाने का कोई भी प्लान नहीं था। मैं बस उन्हें अनकंफर्टेबल करना चाहता था। उन दोनों की अजीब चलने के तरीके को देखकर मैं अपने आप का हंसी रोक नहीं पा रहा था। आधे घंटे बाद दोनों कांपते हुए और लंगड़ाते हुए बाथरूम से बाहर आए। उनकी कंडीशन देखकर मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया, अगर मैं उनकी मेडिसिन में कुछ और मिला दूं तो क्या होगा। मुझे 2 घंटे से पहले वापस आता हुआ देख जो जहाँ होता वो काफी सरप्राइज हो जाता है। उनकी आंखें मुझे अवॉइड कर रही थी। ब्रदर लिन आप वापस आ गए। मैंने सर हिला दिया, फिर रूम में चला गया और अपने बैग से कुछ ट्यूब्स निकाली। वो ऑइंटमेंट थी जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। मैंने उन्हें उसके पिलो के पास रखा और कहा, ये ऑइंटमेंट मैंने प्रोफेसर हुआंग से अरेंज करवाया है। ये ग्लू बंस, स्क्रैचेज और स्किन इंजरी के लिए स्पेशली इफेक्टिव है, इम्पोर्टेड है और एक ट्यूब का दाम 1000 से भी ज्यादा है। नॉर्मल लोग तो इसे खरीद भी नहीं सकते हैं। ग्लू बंस वाले वर्ड को सुनते ही जियांग जिंगू की आंखें चमक उठी। थैंक यू हस्बैंड, तुम कितने अच्छे हो। तो क्या झाओ के लिए भी एक ट्यूब है? अगर है तो मुझे दे दो, मुझे कंपनी में कुछ अर्जेंट काम है, आज रात में वापस नहीं आऊंगा। मैंने मीनिंग भरी स्माइल के साथ कहा। इस वक्त जियांग जिंगू के दिमाग में सिर्फ ग्लू बंस और ऑइंटमेंट चल रहा था। वो बार बार सर को हिला रही थी, बस चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द चला जाऊं। मैं वापस कार में आया और फोन निकाला। मैंने देखा जियांग जल्दी जल्दी झाओ के रूम में भाग रही थी। जियांग जल्दी से बाहर आओ, मुझे इम्पोर्टेंट मेडिसिन मिल चुकी है। झाओ ने कहा, क्या इम्पोर्टेंट मेडिसिन? उसका जो शरीर था वो कांपने लगा, जैसे उसे फिर से कोई बुरी याद आ गई हो। यू तुम श्योर हो ना? जियांग ने कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाया।
मैंने कोड स्कैन करके चेक कर लिया है, यह सच में इम्पोर्टेड मेडिसिन है। पैकेजिंग भी अभी तक ओपन नहीं हुई है। उसने अपने कनेक्शन से अरेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने उन्हें बाथरूम में जाते हुए देखा। 5 मिनट बाद जांग ने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस की आवाज के साथ गाड़ी विला एरिया में एंटर हुई। बहुत सारे रेसिडेंट्स बैल्कनी से बाहर देखने लगे। लगातार 2 दिन एम्बुलेंस आने की वजह से सब लोग बहुत क्यूरियस थे, खासकर क्योंकि विला के अंदर काफी हंगामा भी हुआ था। डॉक्टर और नर्स वही दोनों थे जो कल आए थे। डॉक्टर ने भौहें चढ़ा ली। उनकी आंखों में डिस्गस्ट और इरिटेशन साफ दिख रहा था। कल ही हॉस्पिटल आए थे, क्या तुम दोनों सच में उस बॉडी पार्ट को बचाना नहीं चाहते? डॉक्टर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चेक किया, फिर बोला खत्म हो गया। टिश्यू ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, नर्वस भी सीरियसली डैमेज हो गए हैं। जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाओ, हॉस्पिटल को सर्जरी के लिए रेडी होने का मैसेज दो। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट को जल्दी ले जाने के लिए कहा। यंग नर्स धीरे धीरे कंफ्यूज होकर बोलने लगी, आजकल के यंग लोग भी कमाल करते हैं। एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए रेसिडेंटल एरिया से बाहर निकल गई। बहुत सारे लोग खिड़की से बाहर झाकर देख रहे थे। मैंने लॉयर और डिटेक्टिव 2 को कॉल किया और पूछा कि डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। डिटेक्टिव 2 ने कहा उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी पहली डेटिंग की वीडियो भी मिल चुकी है। थोड़ी देर में मैं सब कुछ आपके ईमेल पे भेज दूंगा। लॉयर की तरफ से भी डाइवोर्स केस का डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके थे। अफेयर के सारे प्रूफ भी कलेक्ट हो चुके थे। वैसे भी वो नॉर्मली कोई काम नहीं करती थी और कंपनी में भी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैंने सेटिस्फेक्शन के साथ दोनों को पेमेंट ट्रांसफर की और फिर ईमेल ओपन की। जब मैंने उन दोनों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देखे तब पता चला कि ये सब शुरू से ही प्लान था। झाओ असल में कोई गरीब स्टूडेंट नहीं था, बस उसकी शकल जियांग के मर चुके पहले प्यार से थोड़ी मिलती थी। और झाओ भी कोई अच्छा आदमी नहीं निकला। मेरे पैसे उड़ाकर कॉलेज में वो खुद कोई रिच फैमिली का लड़का बनता था। यूनिवर्सिटी के टाइम उसकी गर्लफ्रेंड कपड़ों की तरह चेंज होती रहती थी। ऊपर से वो ऑनलाइन गैम्बलिंग भी करता था। उस पर लाखों का कर्ज था। रोज लोग उसे रास्ते में रोक कर पैसे मांगते थे। अब समझ आया कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो मेरे घर क्यों शिफ्ट हो गया था। असल में वो कर्ज वालों से बच रहा था। जियांग भी उस पर मेहरबान थी। इतने सालों में उसने उसके ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे और इसमें वो पैसे भी शामिल थे जो जियांग जिंगू ने छुपके से अपने मायके वाले छोटे भाई जियांग हो को ट्रांसफर किए थे। टोटल ट्रांसफर अमाउंट भी 1 मिलियन से ज्यादा था। मैं जोर से चेयर पे मुक्का मारा। मेरा चेहरा थोड़ा सा सफेद हो गया था। ये घटिया औरत मेरे पीठ पीछे मेरे इतने पैसे उड़ा रखी थी। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हमेशा के लिए साथ ही बंध जाओ। मैं ठंडी हंसी हंसी और फिर लॉयर को फोन किया। ये सब मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे थे, मैं एक एक पैसा वापस लेके रहूंगा। उस रात जियांग ने मुझे हजारों बार कॉल किया। मैंने सीधा उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। सोचने की भी जरूरत नहीं थी, पक्का वो मुझे हॉस्पिटल फी भरने के लिए बुला रही होगी। अब उन दोनों के पास एक पैसे भी नहीं थे। फीस भरने के तो पैसे होंगे ही नहीं और बिना पेमेंट किए हुए सर्जरी कभी भी नहीं स्टार्ट होगी। तो पहले उन्हें एक रात तक तड़पने दो, उन्हें भी अच्छे से वो फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने दो। मैंने एक होटल लिया, बारबेक्यू और क्रे फिश ऑर्डर किया, साथ में एक बड़ा ग्लास बियर ली और आराम से खाना एंजॉय किया। उसके बाद फोन बंद करके सो गया। सीधा सुबह तक सोता रहा। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। यह नींद सच में बहुत ज्यादा ही जबरदस्त थी। दिमाग एकदम फ्रेश हो गया था। पहले की तरह उठने के बाद सर भारी नहीं लग रहा था और चक्कर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रहा था। मैंने फोन को ऑन किया, फिर वही जियांग के नॉन स्टॉप मिस कॉल देखे। बाद वाले कुछ कॉल्स लैंडलाइन नंबर से आए थे। नंबर सिटी एक्स के सेंट्रल हॉस्पिटल का दिखा रहा था। उसी वक्त हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर से फिर कॉल आया। मैंने रिसीव किया। हेलो, क्या आप मिस्टर लिन बोल रहे हैं? मैं सिटी एक्स सेंट्रल हॉस्पिटल इमरजेंसी सेंटर से बोल रही हूँ। अभी हॉस्पिटल फी पे करनी जरूरी है क्योंकि मिस जियांग और मिस्टर जहाओ की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लीज हॉस्पिटल आके फीस पे कर दीजिए और कुछ डॉक्यूमेंट पे आके सिग्नेचर भी चाहिए। नर्स की आवाज बहुत ज्यादा ही वॉरिड थी। मैंने पूछा, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। डिटेल्स के लिए आप हॉस्पिटल आके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मैंने अपनी चिन को टच किया। मेजर सर्जरी चाहिए, लगता है बात काफी सीरियस हो गई है। जब मैं कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा, जियांग और झाओ दोनों बेहोश पड़े थे क्योंकि कोई हॉस्पिटल फी भरने वाला नहीं था। इसलिए अभी तक सिर्फ सिंपल मेडिसिन और टेम्परेरी बैंडेज की गई थी। पूरे रूम में एक अजीब स्मेल फैली हुई थी। अंदर खड़े रहना भी मुश्किल था। डॉक्टर सीरियस फेस के साथ मेरे पास आए। मिस्टर लिन, अभी दोनों पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, खासकर मिस जियांग की कंडीशन। टिश्यू कम्प्लीटली डेड हो चुका है और इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया है। अगर सर्जरी नहीं की गई तो इन्फेक्शन की वजह से जान भी जा सकती है। हाँ, एक और ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद शायद जिंदगी भर बेड पर रहना पड़े, पर कम से कम जान बच जाएगी। मैंने सिर हिलाया तो हटा दीजिए। फिर मैंने झाओ की तरफ इशारा करके पूछा, और इसका क्या? डॉक्टर चेन थोड़ा रुक गए। उन्होंने कहा, इसका केस और भी सीरियस है, शायद पूरा रिमूव करना पड़े, नहीं तो इन्फेक्शन और ज्यादा खराब हो जाएगा, तो इसका भी कर दीजिए। डॉक्टर ने कामली पूछा, क्या उससे एक बार पूछना जरूरी नहीं है? मैंने हाथ हिला दिया। वो बेहोश है, पूछेंगे कैसे? मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ। मेरी बात मानिए, जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंट के लिए फैमिली मेंबर सेक्शन में सच में मेरा नाम लिखा हुआ था। मुझे खुशी हुई कि मैंने अभी तक उनसे पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा था, वरना इतना इम्पोर्टेंट सिग्नेचर करने का चांस मुझे कभी नहीं मिलता। मैंने डॉक्यूमेंट उठाया और जल्दी से अपना नाम साइन कर दिया। उसके बाद दोनों को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। उन दोनों के सफेद पड़े चेहरे धीरे धीरे इमरजेंसी रूम के अंदर चले गए। मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल
स्माइल आई। जियांग जिंगुई, झाओ जियांग यांग, तुम दोनों को गुड लक। याद रखना, मेरा शुक्रिया करना, मैंने तुम दोनों की जान बचाई है। जियांग अगले दिन होश में आई। सर्जरी उतनी स्मूथ नहीं गई, इन्फेक्शन का एरिया सच में बहुत बड़ा था। आखिर में नर्स ने फिर मुझसे एक्स्ट्रा पेपर साइन करवाए। मतलब ये था कि वो पार्ट बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता था, उसे कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। झाओ की जो सर्जरी थी वो काफी स्मूथली चली और वो कंप्लीट भी हो गई, बस वो अभी भी बेहोश है। अभी मुझे देखते ही जियांग ने कमजोर तरीके से आंखें खोली। एनेस्थेसिया का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था, दर्द वापस आना शुरू हो गया था। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, डाइवोर्स करते हैं, तुम बिना कुछ लिए यहाँ से जाओगी। अभी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मुझे एक तो मौका दो। एक्सप्लेन क्या करोगी? अब तो पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया है कि तुम दोनों ने क्या कमाल किया है। कल तक मैं पूरे सिटी एक्स की फ्रंट पेज न्यूज बन जाऊंगा। उसने कहा, अभी मैं बस एक पल के लिए पागल हो गई थी, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो? हम 10 साल से भी ज्यादा टाइम से एक साथ रहते हैं, मुझे यकीन है तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी। मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे प्यार करती हो और फिर उस स्टूडेंट के साथ अफेयर करती हो जिसे हमने सपोर्ट किया था। जियांग जिंगुई, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? गुस्से में मैंने उसके कॉलर पकड़ लिया और एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, तुम्हें वह इतना पसंद था ना, तो मैं तुम दोनों को एक साथ कर देता हूँ। एक के पास कुछ नहीं बचा और दूसरे के पास कोई फ्यूचर नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। जियांग जिंगुई को मैंने खींच कर उठा दिया। उसकी डरी हुई चीख ने झाओ जिंगुई को भी जगा दिया। वो कमजोर आवाज में मुझे ब्रदरलिन कहने वाला था, लेकिन जल्द ही उसे अपना शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने डर के मारे जोर से चीख मारी। उसका एक्सप्रेशन शौक से लेकर पूरी तरह टूट जाने तक बदल गया। उस वक्त जैसे उसके सारे सपने और कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर गए और उसके साथ टूटने वाली एक और इंसान थी, जियांग जिंगुई। लिनरान, तुमने हमारे साथ आखिर किया क्या है? जियांग जिंगुई डर के मारे चीखने लगी। मैंने सर्जरी से पहले फैमिली कंसेंट पेपर निकाला और उन दोनों को सामने फेंक दिया। इन्फेक्शन बहुत सीरियस था, डॉक्टर ने कंप्लीट रिमूवल सजेस्ट किया था, नहीं तो जान का खतरा था। सिचुएशन इमरजेंसी की थी, मैं सिर्फ साइन कर सकता था। जाओ, तुम भी नहीं चाहते होगे कि जियांग जिंगुई ऐसे मर जाए, है ना? जियांग जिंगुई, तुम भी नहीं चाहती होगी कि जाओ ऐसे मर जाए, है ना? जियांग जिंगुई स्ट्रगल करते हुए बेड से नीचे गिर गई। खून तुरंत फ्लोर पे फैल गया। डाइवोर्स एग्रीमेंट भी उसके सामने गिर गया। सीन कितना आयरॉनिक था। लिंड्रान, तुम डाइवोर्स चाहते हो? सपना देखो, मर जाऊंगी लेकिन डाइवोर्स नहीं दूंगी। तुम्हारे मना करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने लॉयर से ऑलरेडी केस फाइल करवा दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों ने जो भी किया है उसका प्रूफ मेरे पास नहीं होगा? जियांग जिंगुई का जो चेहरा था वो सफेद पड़ गया। वो जमीन पे पड़ी हुई दर्द से सांसें खींच रही थी। तुम लिंड्रान, तुम बहुत क्रूर हो। अगर मैं क्रूर नहीं होता तो आज इस बेड पर मैं पड़ा होता। तुम दोनों आराम से एंजॉय करो। मैंने स्माइल करते हुए एक नया डाइवोर्स एग्रीमेंट टेबल पर फेंक दिया। पहले वाला तो खून से खराब हो चुका था। जहाओ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके एक्सप्रेशन में जीने की इच्छा तक खत्म हो चुकी थी, जैसे अभी तक उसे यकीन नहीं हो रहा था। जब मैं वहाँ से जाने वाला था तभी बाहर अचानक शोर होने लगा। पता चला कि जियांग के माँ बाप और छोटे भाई भी आ गए। वो भी खून चूसने वाले लोगों का एक ग्रुप थे। इतने सालों में उन्होंने भी मुझसे बहुत ज्यादा ही पैसे लिए थे। अभी लोग दिखे भी नहीं थे और नर्स के साथ उनकी बहस की आवाज पहले आ गई। तुम लोग हॉस्पिटल कैसे चलाते हो? मेरी बेटी को पूरी रात यहाँ रखा और सर्जरी नहीं की। नर्स ने धीरे से कहा, पेशेंट ने पूरी हॉस्पिटल फीस डिपॉजिट नहीं की थी। हॉस्पिटल का रूल्स क्या है? मेरा दामाद इतना अमीर है, क्या वो इतने से सर्जरी के पैसे नहीं दे सकता है? तुम लोग इंसान की जान की वैल्यू नहीं समझते हो। मैं तुम सब पे केस कर दूंगी। तुम्हारा लीडर कौन है? उसे बुलाओ, मुझे सामने लाओ, सीईओ को या मैनेजर को, मैं उनसे बात करूंगी। जियांग की माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी। जल्दी ही सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। सब लोग इसी फैमिली को ऐसे देख रहे थे जैसे बेवकूफ हो। जियांग जिंगुई का मैटर पहले ही पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका था। इस फैमिली की जो चमड़ी थी वो काफी मोटी थी। माँ थोड़ा कम बोलो, जियांग हाओ ने अपनी माँ का स्लीप खींचते हुए कहा। उसके फोन में आज की सबसे वायरल न्यूज चल रही थी और उस न्यूज का कंटेंट जियांग जिंगुई और जाहाओ का ही था। एक बच्चा क्या समझेगा? हॉस्पिटल में हंगामा करोगे तभी ये लोग झुकेंगे। हॉस्पिटल फी कितनी ज्यादा होती है पता है? जितना निकाल सके उतना निकाल लो। तुम्हारे जीजा जी का पैसा क्या तेरा पैसा नहीं है? जियांग की माँ ने जियांग हाओ के सर पर एक थप्पड़ मारा और उसे चुप करा दिया। कुछ ही देर में शोर सुनकर डॉक्टर भी आ गए वहाँ पे। जब उन्होंने जियांग जिंगुई की कंडीशन सुनी तो वो और ज्यादा भड़क गए। मेरी बेचारी बेटी, तुम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम जैसे यूजलेस डॉक्टर के हाथ लग गई। डॉक्टर ने भौं चढ़ा ली। आंटी, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। उस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत डेंजरस थी। मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम लोगों को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा वरना मैं ऊपर तक कंप्लेन करूंगी। डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आ गया। उसने फाइल टेबल पे पटक दी और कहा, देखिए ये सारे सर्जरी से पहले एक नोटिस पेपर है। सारे रिस्क क्लियरली बताए गए थे। फैमिली मेंबर ने साइन करके परमिशन दी थी। हम लोगों ने सब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया है। उस पे सच में मेरा ही सिग्नेचर था। अब इंसान को मॉन्स्टर जैसे बना दिया और हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है। थोड़ा धीरे बोलो, अभी भी शर्मिंदा होना बाकी है क्या? जियांग के फादर ने जियांग हाओ के सर पर एक थप्पड़ मारा। जब वो डॉक्टर के साथ लड़ रहे थे और कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था तभी जियांग की माँ की नजर झाओ नाम पर पड़ गई। सर्जरी बिल पे झाओ कौन है? तुम लोग बिल को कैसे कैलकुलेट करते हो? दूसरे पेशेंट की सर्जरी फी भी मेरी बेटी की बिल में डाल दी। जियांग की माँ को जैसे एक नया पॉइंट मिल गया। उसने कमर पर हाथ रखे और आवाज और स्ट्रॉन्ग कर ली और ये न्यूज की हॉस्पिटल ने किसी और की सर्जरी का बिल उनकी बेटी पर डाल दिया है। जल्दी आसपास के पेशेंट के फैमिली मेंबर को अट्रैक्ट करने लगी। कुछ लोग जिन्हें पूरी बात नहीं पता थी वो डिस्कशन करने लगे। सच में ऐसा हुआ है क्या? ये हॉस्पिटल इतना करप्ट है? उसकी बात मत सुनो, देख कर ही लग रहा है
ड्रामा करने आई है। मेरे पास सनफ्लावर सीड है, चलो बैठ कर शो देखते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय होगा। डॉक्टर ने कहा। सियाओ ग्यांग भी मिस जियांग का फैमिली मेंबर है। डॉक्टर ने मजबूरी में समझाने की कोशिश की। तुम बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी अभी सिर्फ 30 साल की है, उसका 20 साल का बेटा कहाँ से आ गया? ऊपर से मेरा दामाद का सरनेम लिन है। जियांग की माँ गुस्से में जोर से चिल्लाई और जियांग हाओ ने तो अपना सिर नीचे झुका लिया। जैसे ही उसने अपनी माँ को झाओ का नाम सुना, उसे पता चल गया कि अब सब खत्म होने वाला है, क्योंकि वह पहले ही न्यूज देख चुका था। माँ पहले दीदी को देख लेते हैं, कॉम्पेंसेशन की बात बाद में करेंगे। जियांग हाओ ने यह बात धीरे से कही, लेकिन उसकी माँ उसने कहा तुझे क्या पता, जब तक बात को बड़ा नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं मिलने वाले हैं। उस मोटे डॉक्टर का चेहरा देखो, पता नहीं कितने घूस खा लिए होंगे इसने। जियांग की माँ जानबूझकर बहुत तेज आवाज में बोल रही थी, जैसे चाहती हो कि बाहर खड़े लोग भी उन्हें सुन ले। डॉक्टर का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह अब इस बुढ़ी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने सीधा अपना फोन उसके सामने कर दिया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, बुढ़िया खुद वीडियो देख लो। स्क्रीन पर उस रात का जियांग जिंगू और झाओ का सीन चल रहा था, और वो भी स्पेशली प्रोसेस्ड एचडी वर्जन था। जियांग के माँ बाप के मुंह तक आए हुए सारे इल्जाम वहीं पे रुक गए। ये जियांग की माँ का चेहरा तुरंत बदल गया। फैमिली की इज्जत बर्बाद करने वाली। जियांग के फादर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गए। जियांग जिंगू और झाओ का एम्बैरेसिंग सीन एक तेज चाकू की तरह उनके झूठे मांस पर काट रहा था, और सब कुछ सबके सामने एक्सपोज हो गया था। इस पर चाहे वो कितना भी बेशरम क्यों न हो, उन्हें भी शर्म महसूस हो रही थी। सबकी नफरत भरी नजरें के बीच में जियांग फैमिली के लोग हारे हुए कुत्ते की तरह डॉक्टर के ऑफिस से भाग निकले। जब वो जियांग जिंगू के वार्ड में आए, तब उन्होंने मुझे सामान पैक करके जाते हुए देखा। जियांग हाओ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ब्रदर इन लॉ, आप नहीं जा सकते हैं। अच्छे दामाद जी, आप रुक जाइए, सब मेरी बेटी की गलती है, मैं उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगी। जियांग की माँ भी मुझे रोकने लगी। मैंने ठंडी आवाज से कहा, साइड हो जाओ, मेरा और जियांग जिंगू का डाइवोर्स हो चुका है। यह सुनते ही जियांग की माँ का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से जियांग जिंगू के बेड के पास गई, उसके बाल पकड़कर उसे जोर जोर से उठाने लगी। नालायक लड़की, अभी उठ और लिन रान से माफी मांग। दीदी, तुमने सच में बहुत जल्दबाजी कर दी। तुम और जीजा जी डाइवोर्स कर लोगे तो मेरा क्या होगा? मैंने अभी अभी घर की डाउन पेमेंट दी है, इतना बड़ा लोन है। जीजा जी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं पैसे कैसे भरूंगा? जियांग हाओ बिल्कुल ऐसे बोला था जैसे उसकी बात बिल्कुल सही हो। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने जियांग जिंगू का डेंजरस इंजरी देख ली। सब शौक में आ गए थे और कुछ बोल ही नहीं पाए। दीदी, तुमने इतना बड़ा खेल कर दिया। जियांग हाओ का चेहरा शौक से भर गया। जियांग की माँ तुरंत मेरी तरफ मुड़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों में रिक्वेस्ट थी, अच्छे दामाद जी गुस्सा मत हो, सब इसकी गलती है। पास खड़ा जियांग हाओ भी बार बार सर हिलाने लगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में आप दोनों IVF कर लेना। दीदी से बोलना कि आपके लिए 3 से 6 बच्चे पैदा कर दे। मैं उनकी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक हो गया। दुनिया में ऐसी भी फैमिली होती है। अब मेरी आंखें खुल गई। पहले मुझे लगता था कि ये लोग बस पैसों के लालची है, लेकिन अब लग रहा है कि इनमें इंसानियत भी नहीं बची है। ऐसी बातें बोल सकते हैं। मैंने दोबारा कहा, मेरा और जियांग जिंगू का डाइवोर्स हो चुका है, मुझे दोबारा मत ढूंढना। जियांग के माँ बाप तुरंत पैनिक हो गए। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, मेरी बेटी की हालत काफी खराब है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो उसकी बाकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। मुझे गुस्से में हंसी आ गई। उसकी बाकी की जिंदगी से मेरा क्या लेना देना? ये सब कुछ उसने खुद किया है। वीडियो तुम लोग भी देख चुके हो। वो पक्का है बिना कुछ लिए हुए जागी। अगर नहीं चाहते हो कि यह बातें और फैले तो साइड हो जाओ। जियांग के माँ बाप क्लियरली रुक गए, लेकिन जियांग हाओ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मेरी बहन इतने साल से तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा। मेंटल डैमेज फीस, केयर फीस, न्यूट्रिशन फीस। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे किसी इडियट को देख रहा हूँ। फिर पास वाले बेड पर पड़े हुए झाओ की तरफ इशारा किया। तुम्हारी बहन की यह हालत इसने की है, तुम्हें इससे मांगना चाहिए। इस वक्त वार्ड के बाहर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। काफी लोग फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। जियांग हाओ का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। फिर उसने गुस्से से झाओ की तरफ देखा। साले कमीने, उसने सीधा झाओ को मुक्का मार दिया। जियांग के माँ बाप को भी जैसे अपने गुस्सा निकालने का जगह मिल गया हो, वो भी झाओ को मारने लगे। तू मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा? मैं तुझे मार डालूंगा जानवर, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झाओ पीट पीट कर सुअर जैसा हो गया। वो हॉस्पिटल बेड से नीचे गिर गया। उसकी चीखें रुक ही नहीं रही थी। जियांग जिंगू, मैं भी विक्टिम हूँ, मेरा भी सब कुछ चला गया। झाओ गुस्से से पागल हो गया और जोर से चिल्लाया, जियांग, मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, कमीनी औरत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। झाओ ने स्टैंड उठाया और जियांग की तरफ मारने लगा। जियांग हाओ बार बार उसकी इंजर्ड जगह पर लात मार रहा था। झाओ की चीख ऐसी थी जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। जियांग हाओ और भी ज्यादा डेंजरस निकला। उसने हाथ में गरम चिकन सूप का बॉक्स उठाया और सीधा उसके ऊपर डाल दिया। झाओ तुरंत जमीन पर गिर गया और पके हुए झींगे की तरह अपने शरीर को मोड़ना स्टार्ट कर दिया। पूरा सीन एकदम क्योटिक हो गया था। गालियां, रोने की आवाज, चीख पुकार सब एक साथ चल रहा था। ये किसी मार्शल आर्ट बैटल सीन से कम नहीं लग रहा था। मैंने स्माइल करते हुए फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्ड किया और केयरफुली सेव कर लिया, और उसके बाद भीड़ के बीच में से निकल गया। बाद में हॉस्पिटल ने पुलिस को बुला लिया था। जियांग के माँ बाप और जियांग हाओ को हॉस्पिटल में हंगामा और मारपीट करने की वजह से सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। झाओ को तुरंत इमरजेंसी रूम में भेज दिया गया। काफी देर तक ट्रीटमेंट के बाद उसे ICU में शिफ्ट कर दिया गया। सुना था कि चिकन सूप में कुछ हाई टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से एक्यूट इन्फेक्शन हो गया था।
था। बाद में पता चला कि वह चिकन सूप उन्होंने रोड साइड शॉप से खरीदा था। उसके अंदर अजीब अजीब मसाले भरे हुए थे। कुछ दिन बीत गए, जियांग जिंगू और जहाओ पूरे इंटरनेट पर फेमस हो गए थे। बहुत सारे स्ट्रीमर वहाँ चेक इन करने लगे। उनका हॉस्पिटल रूम इंटरनेट यूजर का गैदरिंग पॉइंट बन गया था। हॉस्पिटल के पेशेंट के फैमिली मेंबर भी इस इंसिडेंट के बारे में जान चुके थे। वो अक्सर उनके रूम में ग्लास के बाहर खड़े होकर दोनों की तरफ उंगली दिखाकर बातें करते थे। कभी कभी तो बच्चे वहाँ से गुजरते तो दरवाजे पे थूक भी देते थे। हॉस्पिटल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर में उन दोनों को एक कोने वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल ने मुझे मैसेज भेजा, पिछली बार हुई लड़ाई की वजह से जियांग जिंगू की इंजरी फिर से खुल गई और इन्फेक्शन और फैल गया। उसके माँ बाप अभी भी हॉस्पिटल में थे, इसलिए डिसीजन लेने का राइट नेचुरली उनको दे दिया गया। फिजिकली और मेंटली टॉर्चर के बीच जियांग जिंगू पूरी तरह टूट गई। वह रोज हॉस्पिटल रूम में सामान तोड़ती रहती, कभी रोती थी, कभी हंसती थी। डॉक्टर और नर्स भी उसके पास जाने से डरते थे। मुझे अचानक लगा शायद सिंगल रहना भी काफी अच्छा है। डाइवोर्स की टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बस आगे बढ़ो और दुनिया फिर से ब्राइट लगने लगती है। और जहाओ 10 से ज्यादा दिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में रहने के बाद चमत्कार की तरह वापस होश में आ गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले जियांग से कॉम्पेंसेशन मांगा। जियांग जिंगू ने ठंडी हंसी हंसी, पैसे चाहिए तो नहीं है, जान चाहिए तो एक है। जियांग जिंगू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि जहाओ ने सीधा उसके चेहरे पे एक मुक्का मार दिया। उसके बाद जियांग के माँ बाप उस पर टूट पड़े। उन्होंने जहाओ को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इस पर जहाओ पहले की तरह लकी नहीं था। उसकी कई रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। जब उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया तो पुरानी इंजरी खुलने लगी, ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, लिवर डैमेज हुआ, लंग पंक्चर हुआ और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। आखिर में डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और वो वहीं पे टपक गया। जियांग के माँ बाप को मैनस्लॉटर के क्राइम में जेल की सजा मिली। जियांग जिंगू इतना बड़ा शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया। उसका अपना शरीर पर कंट्रोल भी खत्म होने लगा। आखिर में उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाद में ट्रीटमेंट का ज्यादा खर्चा न उठा पाने की वजह से उसकी डेथ मेंटल हॉस्पिटल के बेड पर हो गई। सुना था कि उसके रूम के वॉल्स पर हर जगह सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए थे, लिन रान। इन रूमर्स को सुनकर मेरे बस हल्की सी स्माइल निकली। मैंने जहाओ के डेथ को लेकर भी कुछ महसूस नहीं किया। कई साल तक चला डाइवोर्स केस भी जल्द ही रिजल्ट पर पहुंच गया और जियांग हाओ के साथ वाले केस में क्योंकि मैंने कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड किए थे, जियांग जिंगू और जियांग हाओ के बीच की सारी मनी ट्रांसफर क्लियरली प्रूफ हो गई थी। वो सारा पैसा एक एक करके रिकवर कर लिया गया। जियांग हाओ के पास अपने डाउन पेमेंट वाला घर बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो पैसे अभी भी बाकी थे उनके लिए उसने इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट एग्रीमेंट साइन किया। जब मैं कोर्ट से बाहर निकला मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से सारा बोझ उतर गया हो। सूरज की रोशनी बहुत ब्राइट थी और मेरे सामने एक सफर था, अभी भी बहुत लंबा। तो भाई लोग, इसी के साथ ये जो पार्ट है वो खत्म होता है और ये जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से खत्म होती है। इसका कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी वीडियोस है वो बहुत ज्यादा रेगुलर आने वाली है, तो जल्दी से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।